Assalamualaikum students. Hope so you all are fine and safe at home and enjoying your vacation. I am your maths teacher and I am here to teach you mathematics. Today date is 19 March 2021 and day is Friday. So our today our topic is information handling. सो बच्चों व्हाट इज इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग क्या है? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग बच्चे इंफॉर्मेशन को, जो हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। हम इंफॉर्मेशन हैंडलिंग से रिलेटेड जो टर्म्स हैं आज उनके बारे में पढ़ेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, उन्हें सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे पास टर्म है वो है बच्चे डाटा प्रेजेंटेशन। व्हाट इज डाटा प्रेजेंटेशन? बच्चे डाटा प्रेजेंटेशन ये है कि हम डाटा को, हमारे पास कोई भी डाटा, फॉर एग्जांपल एक स्कूल का मेरे पास रिजल्ट है, डिफरेंट क्लासेस का रिजल्ट है, ठीक है, वो रैंडम फॉर्म में पड़ा हुआ है। अगर वो इसी तरह से पड़ा होगा तो किसी को समझ नहीं आएगा, जिसने रिजल्ट बनाना है, कंक्लूड करना है, उसे समझ नहीं आएगा। तो क्या होगा, अगर डाटा एक प्रेजेंटेबल वे में पड़ा होगा, टेबल्स की फॉर्म में पड़ा होगा, ठीक है, या चार्ट्स की फॉर्म में पड़ा होगा, देन क्या होगा, वो उसे हम समझ सकेंगे, उसे हम जो रिजल्ट है वो कंक्लूड कर पाएंगे। सो दिस इज डाटा प्रेजेंटेशन बच्चे, कि डाटा को हम एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखें। सो डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इन मैनी वेज। डाटा को हम बहुत से तरीकों से प्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एज वेल एज बार चार्ट्स एंड पाई चार्ट्स। जिसमें कौन कौन से मेथड्स हैं बच्चे? टेबल्स की फॉर्म में हम उन्हें शो कर सकते हैं, उन्हें हम बार चार्ट की और पाई चार्ट की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट डाटा प्रेजेंटेशन। होप सो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है बच्चे टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा की कितनी टाइप्स हैं बच्चे? डाटा की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है ग्रुप्ड डाटा एंड सेकंड टाइप है अनग्रुप्ड डाटा। बच्चे जो ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा मैनेजेबल फॉर्म में होता है, इसीलिए हम उस डाटा को कहते हैं ग्रुप डाटा, कि वो किसी मैनेजेबल फॉर्म में, प्रेजेंटेबल फॉर्म में पड़ा हुआ होगा। लेकिन जो अनग्रुप्ड डाटा होता है हमारे पास, वो रो फॉर्म में, रैंडम फॉर्म में पड़ा हुआ डाटा है, यानी वो किसी ग्रुप की शक्ल में हमारे पास मौजूद नहीं होता। तो ये है बच्चे डाटा की दो टाइप्स, एक ग्रुप फॉर्म और एक अनग्रुप फॉर्म। सो बच्चे जो नेक्स्ट मेरे पास टर्म है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो बच्चे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है बच्चे? इन शॉर्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम डाटा को उस समराइज फॉर्म में लिखते हैं, समराइज फॉर्म में शॉर्ट करके जो डाटा के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हम जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में शो करते हैं। अ टेबल, मैं इसे अब रीड कर रही हूँ डेफिनेशन को। अ टेबल दैट शोज क्लास इंटरवल्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। ऐसा टेबल जिसके अंदर हमें क्लास इंटरवल्स शो कराए और उससे जो कॉरस्पॉन्डिंग, उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज को शो कराए, उस हम टेबल को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं बच्चे। सो एग्जाम्पल के अंदर बच्चे मैं आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सिखाऊंगी और उसके अंदर हम मज़ीद इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। सो उससे नेक्स्ट बच्चे जो मेरे पास टर्म है वो है रेंज। व्हाट इज रेंज बच्चे? रेंज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डाटा वैल्यू इज कॉल्ड रेंज ऑफ डाटा। बच्चे हमारे पास जो डाटा दिया गया है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के मार्क्स हैं मेरे पास, तो जो हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स, यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू है और सबसे छोटी वैल्यू है, उनका डिफरेंस है, उनको जब हम उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे, उनको सबट्रैक्ट करके जब मेरे पास वैल्यू आएगी, एक्चुअली दैट वैल्यू विल बी रेंज, वो वैल्यू मेरे पास रेंज होगी। ठीक है, सो ये है रेंज। तो मुझे रेंज फाइंड करने का फॉर्मूला भी है मेरे पास। रेंज इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। कि अगर मैं ग्रेटेस्ट वैल्यू में से मेरे डाटा के अंदर जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है उसमें अगर मैं स्मॉलेस्ट वैल्यू को सबट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास रेंज आ जाएगी। अब बच्चे व्हाट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होती है, ये क्या होती है? जो लोअर लिमिट वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है स्मॉलेस्ट वैल्यू। किसी भी डाटा के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसे हम लोअर लिमिट वैल्यू कहते हैं,
और डाटा के अंदर जो ग्रेटेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू होती है, वो मेरी अपर लिमिट वैल्यू कहलाती है बच्चे, वो अपर लिमिट वैल्यू होती है। सो बच्चे नेक्स्ट जो टर्म है मेरे पास वो है क्लास साइज। क्लास साइज क्या होता है बच्चे? द साइज ऑफ अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड क्लास साइज। जो मेरे पास टर्म क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल जो होता है बच्चे, उसका जो साइज होगा बेसिकली उससे मैं कहूँगी क्लास साइज। अब बच्चे यहाँ पे आपको ये क्लास इंटरवल की समझ नहीं आ रही होगी। जब हम नेक्स्ट जो है ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसमें आपको क्लास इंटरवल के बारे में बताऊँ, ठीक है। सो बच्चे क्लास साइज मालूम करने का फॉर्मूला भी है हमारे पास। क्या फॉर्मूला है? क्लास साइज इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। कि अगर मैं रेंज जो है उसको जितनी नंबर ऑफ क्लासेस हमें दी गई हैं उस पर डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास क्या फाइंड हो जाएगा? क्लास साइज फाइंड हो जाएगा। बच्चे ये जो मेरे पास हमने जो टर्म्स पढ़ी हैं, रेंज पढ़ा है, क्लास साइज पढ़ा है, क्लास इंटरवल पढ़ा है, ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस पढ़ा है, ये सब कुछ किस लिए ज़रूरी है? ये सब कुछ मुझे डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए क्या है, ये सारे टर्म्स मुझे जानना ज़रूरी है। सो लेट्स सॉल्व द एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 243। एग्जाम्पल नंबर 2 है बच्चे हमारे पास एट द एनुअल ट्रैक इवेंट दी। अच्छा ये ऊपर में स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 243। एग्जाम्पल नंबर 2 है मेरे पास एट द एनुअल ट्रैक इवेंट द टाइम टेकन इन मिनट्स by 50 athletes to run a 1 kilometer course is present in the form of the data below. Create a frequency distribution table consisting of 6 classes. So बच्चे से क्या कहा, उसने कहा कि एक एनुअल ट्रैक इवेंट था, वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे एथलीट्स कितने 50 एथलीट्स ने ना उस रेस में हिस्सा लिया। बेसिकली बच्चे एक रेस में 50 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, उन्होंने 1 किलोमीटर तक भागे हैं वो, और नीचे कितने कितने मिनट्स में उन्होंने क्या किया है, 1 किलोमीटर का जो फासला है, जो डिस्टेंस है वो तय किया। नीचे वो हमें डाटा दिया गया है और इस डाटा से उसने कहा है हमें कि आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करिए, बनाइए। सो आज देखते हैं बच्चे, ये मेरे पास डाटा दिया गया है और जो बेसिक बात है वो ये है कि इसमें 6 क्लासेस हैं, जो नंबर ऑफ क्लासेस 6। सो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। सो ये डाटा बच्चे दिया गया है कि किसी एथलीट ने 13 मिनट में 1 किलोमीटर तय किया, किसी ने 14, किसी ने 20, किसी ने 15, किसी ने 16 एंड अप टू 100। इसी तरह से बच्चे डिफरेंट टाइप्स ने, डिफरेंट एथलीट्स ने जो क्या किया है वो अपना 1 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर किया है। सो सोल्यूशन की तरफ आएंगे बच्चे। सबसे पहले अगर मुझे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है तो उसके लिए मुझे चाहिए क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल को फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए क्लास साइज, और क्लास साइज के लिए मुझे चाहिए रेंज। तो बेसिकली सबसे पहले मैं रेंज को फाइंड करूँगी। तो रेंज कैसे फाइंड करते हैं? रेंज इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। बच्चे मेरे डाटा में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसमें से जो मैं अपने डाटा की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। सो सबसे जो मेरे डाटा में ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो है बच्चे 30 है, ठीक है। तो 30 में से क्या करूँगी बच्चे, जो मैं अपने डाटा की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या है 12, उसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। तो बच्चे 30 में से जब मैं 12 माइनस करूंगी, 30 में से 12 सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास रेंज आएगी 18। सो व्हाट इज़ द रेंज बच्चे? रेंज इज इक्वल टू 18। नेक्स्ट मैं फाइंड करूंगी क्लास साइज। सो क्लास साइज इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेज। ये बच्चे मेरे पास क्लास साइज का फॉर्मूला है जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। सो वट इज़ द रेंज? रेंज इज़ 18। और बच्चे मैंने आपको स्टेटमेंट में बताया कि जो नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो कितनी हैं 6। सो 18 डिवाइडेड बाय 6। जब बच्चे 18 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 6 3 ज़ा 18, तो क्लास साइज क्या आएगा 3 आ जाएगा। अब बच्चे मैं आती हूँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने की तरफ। सो फर्स्ट है बच्चे क्लास इंटरवल, देन मैं लिखूँगी डाटा और फिर लिखूँगी मैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्लास इंटरवल किस तरह से बनाएंगे बच्चे? सबसे पहले देखना है आपने कि मेरे डाटा में सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, वो है बच्चे 12, ठीक है। आपने 12 लिख लिया। देन क्या करना है बच्चे? देन आपने देखना है कि आपका क्लास साइज़ कितना निकला है बच्चे। आपका क्लास साइज़ है 3 आ गया। अब बच्चे 12 से आगे आपने जो है 3 का क्लास साइज़ लेके, यानी 12 को इंक्लूड करके 3 डिजिट मज़ीद गिने हैं, जैसे कि 12, 13, 14 एंड 15। तो बच्चे 12 से लेके 15 तक, ये इन जो 12 से 15 है इसके दरमियान 3 का क्लास साइज़
आएगा। अब क्या बच्चे, ये मेरे पास क्लास इंटरवल बन गया। नेक्स्ट देखिए, आपने 15 है ना, नेक्स्ट क्लास इंटरवल बनाने के लिए आपने एक डिजिट आगे से स्टार्ट करना है, यानी 16 से स्टार्ट करना है, और फिर आपने 3 डिजिट्स का डिफरेंस दरमियान में रखा है, 16, 17, 18 और 19, 3 डिजिट्स का। क्यों रखा? क्योंकि बच्चे क्लास साइज मेरे पास क्या था, क्लास साइज 3 था, ठीक है, तो वो 19 तक आ गया। फिर नेक्स्ट बच्चे 19 से नेक्स्ट क्या आता है, 20। अब 20 से कहाँ तक का 3 क्लास साइज आपने रखना है, 20 से देखना कहाँ तक आएगा। ऑब्वियस से बात है बच्चे, 20, 21, 22, 23, 3 डिजिट तक मजीद काउंट करेंगे और क्या आएगा, 23। फिर बच्चे नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास इंटरवल के लिए 24 से स्टार्ट करेंगे और 3 डिजिट्स मजीद काउंट करके 27 तक आ जाएंगे। सो 27 से फिर नेक्स्ट आएगा 28 से 3 डिजिट्स मजीद काउंट करेंगे तो आएगा 31। बच्चे मैंने 31 तक क्यों स्टॉप कर दिया, हमने तब तक क्लास इंटरवल्स बनाते रहना है जब तक हमारे जो डाटा की हाईएस्ट वैल्यू है वो उस क्लास इंटरवल के अंदर लाए ना कर जाए। सो मेरे बच्चे डाटा की हाईएस्ट वैल्यू क्या थी, मेरे डाटा की हाईएस्ट वैल्यू थी 30। आप यहाँ देखें 28 से 31 के दरमियान मेरे डाटा की जो हाईएस्ट वैल्यू 30 वो लाइक कर गई ना, 28, 29, 30, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। अब क्या करना है बच्चे, अब आपने लिखना है डाटा को, सेकंड कॉलम आपने देखना है डाटा। अब डाटा कैसे लिखेंगे, आपने देखना है 12 और 15 के दरमियान आपके पास कौन कौन से जो डिजिट्स हैं या वैल्यूज़ हैं वो दी गई हैं, आपने डाटा में से देख लेना है। अब ये देखिए बच्चे 12 और 15 के दरमियान आप यहाँ से अपने डाटा में से देखें क्या क्या दिया हुआ है, 12 भी मेरे पास है, ठीक है, ये देखें ये 12 है, ठीक है, देन 13 है, 13 मेरे पास बच्चे 3 टाइम्स आ रहा है, फर्स्ट टाइम 1 बार, 2 बार और यहाँ पे ये 3 बार आ रहा है। इसी तरह बच्चे 13 के बाद 14 देखें, 14 भी मेरे पास 6 बार आ रहा है, तो 14 को हम लिखेंगे इस तरह से 15। तो बच्चे 12 से 15 के दरमियान जो सारा डाटा आ रहा था मैंने उसमें से देख के यहाँ पे लिख लिया। अब बच्चे नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 16 से 19। अब इसी तरह से बच्चे 16 और 19 के दरमियान जितने भी मेरे डाटा के अंदर से जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो मैंने यहाँ पे लिख ली। इसी तरह से 20 और 23 के दरमियान जितनी भी 20 और 23 को इंक्लूड करके और उनके दरमियान भी जितनी भी डाटा वैल्यूज़ हैं वो मुझे यहाँ पे टेबल में लिख लेनी है। फिर 24 से बच्चे 27 तक जितनी भी डाटा वैल्यूज़ आ रही हैं वो लिख लेनी है। फिर 28 से 31 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो लिख लेनी है। फिर बच्चे आपने क्या बनाना है, फिर आपने लिखनी है इसकी फ्रीक्वेंसी। क्या लिखनी है, फ्रीक्वेंसी। अब बच्चे मुझे फ्रीक्वेंसी का क्या पता चलेगा, अब आपने मुझे ये जितने आपके पास डाटा की डिजिट्स दिए गए ना आपने इन्हें काउंट कर लेना है। जितने ये वैल्यूज़ हैं, जितने ये डिजिट्स हैं उतनी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। ये मेरे पास बच्चे 17 डिजिट्स हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 17 आएगी। ये मैं काउंट करूँगी तो मेरे पास बच्चे ये 21 डिजिट्स हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 21 होगी। सेम इट इज़ बच्चे ये 7 डिजिट्स हैं तो 7, ये 4 हैं तो 4, ये 1 है तो 1। सो बच्चे होप्स हो कि ये आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना आ गया होगा। सो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। सो बच्चे पीछे हमने टर्म पढ़ी थी जब हमने डाटा प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा था कि डाटा प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो उसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी बार ग्राफ्स। तो हमें पता है बच्चे डाटा को प्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफ्स और चार्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा ग्राफ है, कौन सा चार्ट है, ये बार ग्राफ है। सो बार ग्राफ एक्चुअली होता क्या बच्चे, अ बार ग्राफ दैट प्रेजेंट्स डाटा विथ रेक्टेंगुलर बार्स इस बार ग्राफ। तो बच्चे जो बार ग्राफ होता है उसमें जो डाटा को प्रेजेंट किया जाता है, डाटा को शो किया जाता है वो रेक्टेंगुलर बार्स की फॉर्म में होती है। जैसे कि बच्चे ये मेरे पास एक बार आपको नज़र आ रहा होगा, बार ग्राफ नज़र आ रहा होगा। ये क्या है बच्चे, ये मैंने इसे किस तरह से ड्रॉ किया। सबसे पहले ये जो रेक्टेंगुलर, ये जो आपको नज़र आ रही है बच्चे, ये मेरे पास जो लाइंस हैं इन्हें हम कहते हैं रेक्टेंगुलर बार्स। क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर बार्स, क्योंकि बच्चे ये ऑब्वियस सी बात है ये रेक्टेंगुलर शेप के हैं, सो इसलिए मैंने रेक्टेंगुलर बार्स कह रही हूँ। तो ये बच्चे एक बार ग्राफ है इलामा इकबाल फुटबॉल क्लब का, कि उन्होंने इस ग्राफ में एक्चुअली दिखाया गया है कि इलामा इकबाल फुटबॉल क्लब था, उस टीम ने कितने मैच विन किए हैं, कितने मैच लूज़ किए हैं, उनके कितने मैच क्या हुए हैं बच्चे, ड्रॉ हुए हैं। इसमें एक्चुअली इस ग्राफ में ये दिखाया गया। तो देखिए बच्चे क्या क्या यहाँ पे जब भी हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं। एक एक्सिस को मैं एक्स एक्सिस और दूसरे एक्सिस को मैं वाई एक्सिस का नाम देती हूँ। तो बच्चे जो एक्स एक्सिस होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल वे में बनाया जाता है और जो वाई एक्सिस है वो वर्टिकल तरीके से बनाया जाता है।
सो देखिए बच्चे, ये मेरे पास जो था इलामा इकबाल फुटबॉल क्लब है, इसने 10 मैच जो है अपने 10 मैचेस हैं वो विन किए हैं, जीते हैं। तो जो मेरा रेक्टेंगुलर बार है, मैं इसे 10 तक क्या करूँगी, राइज करूँगी, 10 तक ऊपर उठाऊँगी, ठीक है। तो 10 तक विन किया है तो 10 तक जाएगा। अब बच्चे इसी क्लब ने जो लूज़ किए हैं वो 8 मैचेस लूज़ किए हैं। कितने मैचेस? 8 मैचेस। तो जो मेरा रेक्टेंगुलर बार है, मैं इसे कहाँ तक उठाऊंगी, 8 तक उठा दूंगी, ऊपर राइज कर दूंगी। इसी तरह से जो मैचेस ड्रॉ हुए हैं बच्चों वो 5 है। क्या है? 5। तो क्या किया यहाँ पे बच्चे, मेरे पास 5 तो है ही नहीं, तो 4 और 6 के दरमियान बिल्कुल सेंटर में कौन सा आएगा बच्चे, कौन सी वैल्यू आएगी? 5 आएगी। तो बच्चे 5 तक मैंने क्या किया है, इस जो ड्रा का हमारा रेक्टेंगुलर बार है इसे ऊपर राइज कर दिया। तो इस तरह से बच्चे ये मेरे पास एक बार ग्राफ बन गया है एक फुटबॉल क्लब का, कि उन्होंने कितने मैच जीते, कितने हारे और उनके कितने मैच ड्रा हुए। सो नेक्स्ट है बच्चे मेरे पास पाई चार्ट। अब मैं पता है ग्राफ्स की या चार्ट्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उनमें से जो बच्चे सेकंड टाइप मेरे पास आ रही है वो है पाई चार्ट। अब पाई चार्ट क्या होता है बच्चे? एक पाई चार्ट तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे एक सर्कुलर फॉर्म में, एक सर्कल की शेप का ये एक ग्राफ या चार्ट बना हुआ होता है। A pie chart is a chart on which data is presented in the form of sectors of circle। तो बच्चे इसमें जो डाटा होता है वो किस फॉर्म में, हम सेक्टर्स की फॉर्म में, यानी डिफरेंट हिस्सों की फॉर्म में इसे क्या करते हैं, शो करते हैं। सो बच्चे जो आपको ये ऑब्वियस सी बात है, जो एक सर्कल होता है उसका जो टोटल एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ये एक एग्जांपल में मैंने एक पाई चार्ट को ड्रॉ किया है। उसके अंदर जो फूड है उसके लिए मैंने 120 का एंगल बनाया है, जो रेंट है उसके लिए भी 120 का एंगल, जो एंटरटेनमेंट के लिए वो 56 डिग्री है का एंगल बनाया, और जो बाकी यूटिलिटीज़ हैं वो उसके लिए मैंने 64 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। ये क्यों ड्रॉ किया बच्चे? क्योंकि ये क्या है, ये एक फैमिली के जो मंथली है, मंथली एक महीने के जो अखराजात हैं ये उनको शो कर रहा है कि सबसे ज़्यादा उनका जो खर्चा होता है बच्चे वो खुराक पे, फूड पे होता है। देन रेंट पे, वो जो रेंट पे करते हैं उस पे उनका जो खर्चा हो रहा है, इससे जो सबसे बड़ा एंगल है 120 और 120 वो फूड और रेंट का बन रहा है। देन बच्चे वो जो उसके बाद वो जिस चीज़ पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं उनकी डेली के जो है चीज़ें हैं खाने पीने की या दूसरी हैं वो उन पे जा रहा है, और जो सबसे जो कम जो उनका जो खर्चा हो रहा है वो है बच्चे एंटरटेनमेंट के लिए, वो है 56 डिग्री जो हमने इसका एंगल ड्रॉ किया है। तो इस तरह से बच्चे आप ये जो है पाई चार्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम इससे भी डाटा को शो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो होप सो बच्चे आपको ये बार ग्राफ और पाई चार्ट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। So students, open page number 247, exercise number 19, fill in the blanks। सो बच्चे ये मेरे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनके जो मुझे ब्लैंक्स हैं उन्हें फिल करना है। सो जो मेरे पास फर्स्ट पार्ट है वो है अनग्रुप्ड डाटा आर डैश डाटा। बच्चे जो अनग्रुप्ड डाटा होता है हमारे पास वो कौन सा डाटा होता है, किस फॉर्म में डाटा होता है बच्चे? वो रॉ डाटा होता है, रैंडम डाटा होता है, ठीक है, यानी वो बेतरतीबी से पड़ा हुआ डाटा है, रॉ डाटा। सो अनग्रुप्ड डाटा आर रॉ डाटा। सो the difference between the lower and upper limit of a class is called the। तो बच्चे जो किसी भी क्लास की अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसे हम क्लास इंटरवल कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास इंटरवल। सो थर्ड वन इज द नंबर ऑफ टाइम्स an item appears in a class is called its। बच्चे वो कह रहा है कि जितने भी टाइम्स यानी जितनी दफ़ा जो एक आइटम है हमारे पास वो एक क्लास में अपेयर होगी उसे हम क्या कहेंगे? हम उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। वो उसकी क्या होती है? क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। सो हियर वी विल राइट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है बच्चे इन आ बार चार्ट द डाटा वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय द डैश ऑफ द बार।
तो बच्चे एक बार चार्ट में, जैसे कि हमने पीछे बार चार्ट में पढ़ा था, दी डाटा वैल्यू, जो डाटा की वैल्यू होती है उसे हम कहाँ पे लिखते हैं, मतलब वो क्या शो करती है। डाटा वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय, डाटा वैल्यू क्या शो करती है बच्चे, वो हाइट ऑफ द बार, के वो बार की किसकी शो करती है, हाइट को शो करती है। नेक्स्ट है मेरे पास, आ पाई चार्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश डिग्रीज। बच्चे आपको पता है ना, हमारे पास जो पाई चार्ट होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है और एक सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो एक पाई चार्ट को हम कितने डिग्री एंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, 360 डिग्रीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। मुझे बतानी ये नीचे स्टेटमेंट्स जो दिए गए हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। सो फर्स्ट वन इज, a frequency distribution consists of class interval and corresponding frequencies। बच्चे हमने पीछे जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व किया, जो एग्जांपल सॉल्व किया उससे मैंने आपको दिखाया था कि उसके अंदर क्या होता है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर क्लास इंटरवल्स होते हैं और उनके क्रोस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज होती है। तो सो दिस वन इज ट्रू। सेकेंड वन इज, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट। जो बच्चे रेंज होती है, क्या वो अपर और लोअर जो क्लास लिमिट्स होते हैं उनका डिफरेंस होती है, नहीं, दिस इज रॉन्ग, वो क्लास इंटरवल होती है। सो दिस इज फॉल्स। इन अ बार चार्ट द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द डाटा वैल्यू। बच्चे जो बार चार्ट में जो वाई एक्सिस होता है, जो वर्टिकल फॉर्म में हमारे पास जो बार होता है वो किसको शो करता है बच्चे, क्या वो डाटा वैल्यूज़ को शो करता है, यस, वो डाटा वैल्यूज़ को शो करता है। फोर्थ वन इज, इन आ पाई चार्ट द डाटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर्स। एक पाई चार्ट में क्या जो डाटा होता है वो सेक्टर्स के फॉर्म में शो करते हैं हम, यस, सेक्टर्स की फॉर्म में शो होता है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था बच्चे, दिस इज ट्रू। द नंबर ऑफ डाटा आइटम्स इज इक्वल टू द सम ऑफ क्लास फ्रिक्वेंसीज। मुझे ये कह रहे हैं कि आपके पास जितना भी डाटा, नंबर ऑफ डाटा आइटम्स दिए गए होते हैं, चाहे वो 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं, क्या अगर हम क्लास फ्रिक्वेंसी जो मेरे पास आई है उनको सम करेंगे और जो डाटा होगा वो दोनों इक्वल आएंगे, यस बच्चे वो इक्वल आते हैं, दे आर सेम, सो दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे, यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाया गया। इस टेबल में बच्चे क्या है, इस टेबल में 10th क्लास का पिछले 5 इयर्स का रिजल्ट दिखाया गया हमें। क्या है कि 10th क्लास में कि 1986 में कितने परसेंट रिजल्ट आया था, 70%, 75, 80, इस तरह से कि बच्चे जो पिछले 5 इयर्स का जो रिजल्ट है ये हमारे पास है और उन्होंने कहा है इस रिजल्ट की बेस पे आपको जो बार ग्राफ है वो ड्रा करना है। तो यहाँ पे हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो बच्चे जो ये आपको वाई एक्सिस नजर आ रहा है, यहाँ पे हमने रिजल्ट इन्फो, जो रिजल्ट की इन्फो है 70%, 60%, कितने परसेंट आया है वो हम वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, उसे राइट करेंगे। और जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे हम ईयर्स के, किस ईयर का, किस साल का कितने परसेंट, कौन सा साल कौन सा था वो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे उसे ड्रॉ करेंगे। अब देखिए मुझे 1986 जो था उसमें जो रिजल्ट रहा था वो 70% रहा था। तो जो रेक्टेंगुलर बार है उसे मैं 70% तक रेस करूंगी, 70 तक रेस कर लिया। अब जो 1987 का जो रिजल्ट था वो क्या रहा बच्चे, वो मेरे पास 75% रहा। तो जो रेक्टेंगुलर बार है उसे मैं 75% तक लाऊंगी। देन जो 1988 था उसका रिजल्ट कितना रहा बच्चे, वो 85% तक रहा। तो मैं इसे 85% तक लाऊंगी। इस तरह से जो 1990 था उसका जो रिजल्ट है वो मेरे पास 90% रहा। तो वो जो रेक्टेंगुलर बार है उसमें उसे मैं 90 तक क्या करूंगी, रेस करूंगी 90% रिजल्ट तक। ये हमने क्या किया, 90% तक उसे रेस कर दिया। तो इस तरह से हम जो बार ग्राफ है उसे ड्रॉ करेंगे। बच्चे ग्राफ ड्रॉ करते वक्त आपको जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो ये है, ये जो रेक्टेंगुलर बार्स बनाई हुए हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम आना चाहिए। अगर आप इसे 2 सेंटीमीटर का से डिस्टेंस से रख रहे हैं तो सब बार जो है रेक्टेंगुलर बार्स हैं उनके दरमियान 2 सेंटीमीटर का ही डिफरेंस आ। सो होप सो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। सो एक्स एक्सिस पे हमने क्लासेस को मेंशन कर दिया और वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मेंशन कर दिया। सो बच्चे जो क्लास 6 है उसमें 4 स्टूडेंट्स को
क्रिकेट खेलना पसंद था। तो जो रेक्टेंगुलर बार ग्राफ है, ये जो मेरे पास बार रेक्टेंगुलर बार है, इसे मैं 4 तक राइज कर रही हूँ। जो क्लास 7 थी उसमें 2 बच्चों को, टू स्टूडेंट्स को क्या था, क्रिकेट खेलना पसंद थी। तो मैंने जो बार ग्राफ है, सॉरी रेक्टेंगुलर बार है, उसे मैंने 2 तक राइज कर दिया। नेक्स्ट जो बच्चे 8 क्लास है उसमें जो है वो 10 बच्चों को, 10 बच्चों को क्रिकेट खेलना पसंद थी, तो इसलिए मैंने बार ग्राफ को आगे 10 तक राइज कर दिया। जो 9 क्लास थी उसमें बच्चों 14 बच्चों को क्या थी, क्रिकेट खेलना पसंद थी, तो मैंने 14 तक बार ग्राफ क्या कर दिया, राइज कर दिया। इस तरह से बच्चे ये जो है ये मैंने एक बार ग्राफ ड्रॉ किया है। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है बच्चे, बच्चे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। मेरे पास क्लास 7 के कुछ बच्चे थे, उनका सर्वे किया गया है। उस सर्वे में क्या बताया गया, उस सर्वे में उनसे उनके फेवरेट फ्रूट्स के बारे में पूछा गया। तो कुछ बच्चों ने कहा कि हमें बनाना पसंद है, कुछ ने कहा मैंगो पसंद है, कुछ ने कहा एप्पल और कुछ ने पीचेस। तो कितने बच्चों को मैंगो, बनाना, एप्पल और पीचेस पसंद थे, इसके लिए उन्होंने क्या बनाया है, इसको शो करने के लिए, इस डाटा को शो करने के लिए उन्होंने हमें पाई चार्ट के जरिए से शो कराया है। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा, बनाना, मैंगो, जो मैंगो था वो 80 डिग्री है, और जो एप्पल है वो 160 डिग्री। इस तरह से क्या था, बच्चों को ये जो थी फ्रूट्स के, उनके जो फ्रूट्स थे वो फेवरेट थे। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें बच्चे, जो उन्होंने डाटा दे दिया और क्वेश्चन हमसे पूछे, उनके आंसर्स हमें करने हैं। सो बच्चे जो फर्स्ट क्वेश्चन था मेरे पास वो ये था, इफ 1/4 ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक बनानास, व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस सेक्टर। बच्चों ने कहा कि टोटल बच्चों में से जो 1/4 बच्चे हैं उन्हें क्या पसंद है, उन्हें बनाना पसंद है। तो उस जो ये मेरे पास बनानास वाला सेक्टर है, इसका एंगल मैं किस तरह से फाइंड करूंगी। तो देखिएगा बच्चे, हमें पता है जो एंगल ऑफ बनाना सेक्टर है उसे मैं किस तरह फाइंड करूंगी, एंगल ऑफ बनाना सेक्टर इज इक्वल टू, बच्चे उसका फार्मूला है टोटल एंगल डिवाइडेड बाय 4। तो बच्चे हमें पता है एक सर्कल का टोटल एंगल क्या होता है बच्चे, 360 डिग्री। उसको मैं किस पे डिवाइड कर दूंगी, 4 पे। तो जब मैं 360 डिग्री को 4 पे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और आएगा 90 डिग्री। तो बच्चे ये जो एंगल है बनाना सेक्टर का जो एंगल है वो क्या बनेगा, वो 90 डिग्री का बनेगा। सो मेरे पास इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है बच्चे, वो इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें ये पूछा गया है कि कैलकुलेट द एंगल्स ऑफ द सेक्टर ऑफ पीच, कि जो मेरे पास पीच है उसका जो एंगल ऑफ सेक्टर है वो क्या है। तो जिस तरह से हमने बनाना का एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड किया, उसी तरह हम पीचेस का एंगल ऑफ सेक्टर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो उसके लिए क्या लिखेंगे बच्चे, इसलिए हम लिखेंगे एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ पीचेस इज इक्वल टू, टोटल एंगल में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे रिमेनिंग सेक्टर्स को, टोटल एंगल माइनस रिमेनिंग सो बच्चे हमें पता है टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। उसमें जो रिमेनिंग सेक्टर्स हैं उसे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। ज़रा देखिएगा बच्चे, यहाँ पे जो मेरे पास मैंगोज़ हैं उसका सेक्टर क्या था, उसका सेक्टर था 80 डिग्री। फिर एप्पल्स का देखिए बच्चे, एप्पल्स का सेक्टर कितना था हमारे पास, 160 डिग्री। और बनानास का जो था वो हमने फाइंड कर लिया, वो क्या है, 90 डिग्री। ये तीनों सेक्टर्स जो हैं वो मैं माइनस कर दूँगी 360 डिग्री में से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पीचेस का सेक्टर फाइंड हो जाएगा। तो सी 360 डिग्री माइनस 160 डिग्री माइनस 80 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू, सो बच्चे इन सब में से मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास आएगा 30 डिग्री। तो जो पीचेस का सेक्टर और एंगल ऑफ सेक्टर है वो कितना है बच्चे,
वो है 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 स्टूडेंट्स लाइक पीचीज हाउ मैनी स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन दी सर्वे। तो इसमें क्या बताया गया बच्चे, इसमें कहा है कि अगर 3 बच्चे हैं उन्हें पीच पसंद है, ठीक है, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने सर्वे में हिस्सा लिया, ठीक है। तो ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3। सो एंड एक्चुअली बच्चे इसके जो फाइंड करने का फार्मूला है वो मेरे पास कुछ इस तरह से है, एंगल ऑफ सेक्टर is equal to student of that sector over total number of students. So which is student of or total number of students मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। हमने एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ जो पीच था फाइंड किया, वो कितना था बच्चे, वो था 30 डिग्री। कितना था, 30 डिग्री, ठीक है। ये मुझे फाइंड है ऑलरेडी। मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी पता थे जो कि जिन्हें पीचेस पसंद थे, वो कितने थे बच्चे, 3। लेकिन जो बच्चे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे ना, वो मुझे नहीं पता, तो वो मैं इसे ऐसे लिख लूँगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चे ये देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 30 डिग्री यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो ज़रा देखिएगा बच्चे, ये 360 डिग्री है, ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे मैं इधर आके डिवाइड कर सकती हूँ ना। 360 डिग्री इज इक्वल टू 3 over number of students। अब ये वाला 0 इस 0 से क्या हो गया, कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 over 12 आ गया। सो जब बच्चे हम इसे सॉल्व करेंगे आफ्टर सोल्यूशन, ये 12 इधर क्या आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, सॉरी इधर आ क्या हो जाएगा बच्चे, मल्टीप्लाई। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 12 3 ज़ा 36, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आएंगे मेरे पास, 36। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 36। तो बच्चे 36 बच्चों ने क्या किया, इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया, इस सर्वे में। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे जो क्वेश्चन सॉल्व हो गए इस एक्सरसाइज के। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेने हैं। बाकी के एक्सरसाइज के होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी, कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे सारे। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, टेक केयर।